अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। वक्त अपने मखसूस अंदाज के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी तक हकीकत खुलकर सामने ना आ सकी थी कि बादशाह की खानदानी हीरे की अंगूठी कहाँ खो गई है। महल में काम करने वाले खादमों पर शक करना बेकार था, क्योंकि इनमें से अगर किसी के पास होती तो वो ज़रूर इनाम हासिल करने के लालच में बता देता, या फिर अंगूठी चुराने के बाद कोई बहाना बनाकर कुछ दिनों की छुट्टी पर चला जाता। लेकिन महल में काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद भी पूरी थी, और फिर एक से बढ़कर एक पुराने वफादार खादिम थे। इस तरह शक की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। अब बादशाह के लिए सबसे बड़ा मसला ये पेश आ रहा था कि वह अंगूठी के बगैर किसी भी मुल्क का दौरा नहीं कर सकता, क्योंकि वह अंगूठी इनके आबा व अजदाद की निशानी थी, इनके कबीले की पहचान थी। जो फर्द बादशाह की मनसब पर फायज होता है, इसे की अंगूठी इनायत कर दी जाती और वही अंगूठी इसके बादशाह होने की पहचान होती थी। गोया वो अंगूठी बादशाह की असली ताकत थी। बादशाह को कई मरतबा ख्याल आया कि अंगूठी खो जाने का जिक्र वजीरों से किया जाए, मगर वो ये सोच कर खामोश हो जाता कि कहीं के राज वजीरों तक पहुंचने के बाद तमाम लोगों को मालूम ना हो जाए, फिर यह खबर आम होते होते दूसरे मुल्कों तक भी पहुंच सकती है। इस तरह बादशाह ने खामोशी इख्तियार करना ही मुनासिब समझी। इसने आम लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और बैरून मुल्क दौरे तर्क कर दिए। मगर फिर एक अजीब बात होने लगी। जब से अंगूठी गुम हुई थी, इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही थी। बादशाह को ख्याल आता कि इसने इस साल आवाम की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया, और न ही इसने किसी दूसरे मुल्क के बादशाह को तहफ़ भेजे। तो फिर बैरून मुल्क इसकी मकबूलियत की वजह क्या है? सबसे हैरान कुन बात तो ये थी कि पिछले कई बरसों से इससे इतने तहफ़ वसूल नहीं हो रहे थे जितने इस साल वसूल हो रहे थे। अब हर मुल्क का बादशाह इससे मिलने की ख्वाहिश कर रहा था और इससे तिजारत का ख्वाहिशमंद था, मगर बादशाह अंगूठी गुम होने की वजह से बैरून मुल्क दौरा नहीं कर सकता था, क्योंकि अंगूठी न होने का राज खुलते ही इसकी बादशाहत का सितारा डूब सकता था। अब बादशाह को अपने वज़ीरों को आगाह करना ज़रूरी हो गया था। इसकी कशमकश में कई दिन गुजर गए। बादशाह ईशा की नमाज से फारिग पाकर जब मेहमान खाने तशरीफ़ लाया तो हर शख्स की नज़रें इसकी तरफ थी, क्योंकि बादशाह को देखते ही लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। बादशाह काफ़ी मायूस और परेशान था, मगर इसने अपनी इस कैफियत को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। वो हर मेहमान खाने में किसी अजनबी बादशाह की आमद पर लोग अदब से उठकर बुलंद आवाज़ में मरहबा मरहबा कहने लगे। बादशाह ने मदहवासी के आलम में मुड़कर देखा तो अचानक किसी अजनबी बादशाह की आमद देखकर परेशान हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि आज अजनबी बादशाह और सबके सामने अंगूठी गुम होने का राज खुल ही जाएगा। फिर बादशाह ने इस अजनबी बादशाह से सवाल किया, आप इस वक्त और बगैर मुहाफ़िज़ों के? अजनबी बादशाह ने जवाब दिया, आप सब अपनी नशिस्तों पर आराम से बैठ जाएं। मेरे अचानक यहाँ आने पर हैरान व परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं किसी मुल्क का बादशाह नहीं हूँ। लिबास फ़ाखरा जो मैंने इस वक्त ज़ेब तन किया हुआ है, हकीकत में ये लिबास बादशाह सलामत का ही है। अजनबी बादशाह की बात सुनते ही मेहमान खाने में शोर बर्पा हो गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगा रहे थे और मुस्कुराते हुए एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे। फिर बादशाह ने उभरती हुई आवाज़ में लोगों से कहा, खामोश हो जाओ, अजनबी को अपनी बात मुकम्मल करने दो। फिर अजनबी बोला कि मैं नत्थू धोबी का बेटा हूँ। पिछले साल जब आपकी कनीस ने मेरे अब्बा को शाही कपड़े धोने के लिए भेजे थे, इन मैले कपड़ों में आपका लिबास फ़ाखरा भी था और लिबास की एक जेब में आपकी गुम होने वाली हीरे की ख़ानदानी अंगूठी भी थी। बादशाह सलामत, अगर मैं चाहता तो इस हीरे की अंगूठी से अपनी बकाया ज़िंदगी कहीं दूर जाकर बड़ी ऐश व इशरत से गुजार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं अपने मुल्क के बिगड़े हुए हालात से बाखूबी वाकिफ़ था। आपका लिबास फ़ाखरा पहन कर मैंने खुद से वादा किया था कि जब तक आम लोगों की ज़िंदगी के हालात नहीं बदल देता, तब तक ये लिबास नहीं उतारूँगा। यूँ मैं बादशाह बनकर अक्सर रात के वक्त लोगों की खबरगिरी के लिए दूर दराज इलाकों में निकल जाता। दुखी और मजबूर लोगों के दिल का हाल सुनकर संजीदा हो जाता, मगर इन लोगों को तसल्ली के अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ ना था। फिर मुझे ख्याल आया कि बिगड़े हुए हालात पर काबू पाने के लिए शहरियों और इनके जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
کچھ کرنا چاہیے تو میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک فوج تیار کی۔ یہ مشکلات میں پھنسے، مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد کرتے، انہیں ان کا حال دکھلاتے اور اس کے علاوہ رات کے وقت پہرہ داری کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ سکھ چین کی نیند سونے لگے۔ اس طرح ملک میں امن بحال ہو گیا۔ اب تجارتی قافلوں کو راستے میں لٹ جانے کا خوف نہیں تھا۔ آپ کا لباس پہننے کا میرا یہی مقصد تھا۔ آخر میں اجنبی نے بادشاہ کو ہیرے کی انگوٹھی اور لباس فاقہ واپس کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، اے اجنبی، میں تمہاری عقل مندی اور وفاداری سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تم نے میرے اوپر فتح حاصل کر لی۔ اس احسان کے بدلے میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ میری طرف سے یہ اشرفیوں کی تھیلی قبول کر لو۔ صحیح حق میں تمہارا بعد میں ادا کر دوں گا۔ لیکن اجنبی کے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اجنبی دھوبی کا بیٹا واپس لوٹ گیا اور بادشاہ دیر تک حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ جس نے انگوٹھی حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے استعمال کی تھی۔ کہانی